स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम दुबे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को। इसमें अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, हमें ये मालूम है कि ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 को हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आ किस लिए रहा है। आपको लगेगा सिर्फ सांस लेने के लिए आ रहा है, नहीं, उसके कुछ बेसिक जो है उसके फंक्शंस हैं जो आपके बॉडी में आके वो परफॉर्म करता है, और उस फंक्शंस, उस प्रोसेस के दौरान हमें CO2 निकलता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम लोग बॉडी से बाहर क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर का रिलेशन थोड़ा सा डाइजेशन चैप्टर से है, क्योंकि ये पूरे की पूरे चीजों को करने के लिए, जैसे हम अगर बात करें ऑक्सीजन जो आ रहा है वो फूड के मॉलिक्यूल्स को ही क्या करता है, ब्रेक डाउन करने के लिए आता है, और उसके दौरान ही क्या निकलता है, CO2 बाहर निकल रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर से कुछ पॉइंट लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, हमें मालूम है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए फूड सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उसी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो हम फूड को किस फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है बॉइल्ड पोटैटो के बारे में। ठीक, बॉइल्ड पोटैटो में क्या पाया जाता है, स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जो कि क्या है, आपके बॉडी में जाता है, और स्टमक में वो क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, देन उसके बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कंप्लीट डाइजेस्ट होगा, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ब्लड में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। होने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल के थ्रू, कहां पे, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू सेल के पास, यानी टिश्यू के पास। टिश्यू में ये जब जाएगा, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स फूड जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड आपके स्टमक में ही किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ये ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे सेल के पास पहुंचेगा। जब पहुंचेगा ये ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज का सेल के अंदर क्या होगा, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन होगा, यानी ये जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है उसको तोड़ा जाएगा। तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, यानी कि इसके कंप्लीट एक तरीके से मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके दौरान इंड प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको क्या मिलता है, ये CO2 मिलता हुआ दिखाई देगा, वाटर मिलता हुआ दिखाई देगा, और जो हमें एनर्जी चाहिए थी विच इज द ATP, ये हमें देखने मिलेगा। ठीक, तो ATP बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज कर लेती है, पर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में आपका CO2 निकलता है, बॉडी के बाहर निकलना जरूरी है। ठीक, यानी बॉडी में सेल के अंदर बनता है, और सेल से उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, वरना विच आपके शरीर के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ठीक, अब ये चीज याद रखिएगा कि हमें इससे एक चीज तो पता चल रहा है, एक चीज हमें इस चीज से पता चल जाएगा कि यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इनवर्ड मूवमेंट, और अंदर की तरफ ऑक्सीजन आ रहा है, और CO2 बॉडी के बाहर जा रहा है, विच इज अ एक्सचेंज ऑफ गैस। अब एक चीज समझिएगा, ह्यूमन में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में डिफ्यूजन नहीं होता, बट कंप्लीट डिफ्यूजन के थ्रू हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस को नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, वी आर द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम बहुत ज्यादा जटिल हमारा क्या है, हम लोग जटिल बहुकोशी जीव हैं, यानी कि एक तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हमारे पास इसीलिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है विच इज कॉल्ड एज लंग्स, जो कि क्या है, एक तरीके का वैक्यूम लंग होता है, जो कि इन सब चीज को, यानी कि ऑक्सीजन के इनवर्ड मूवमेंट एंड CO2 के आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक, NCERT अगर हम बात करें तो NCERT में भी स्टार्टिंग के पैराग्राफ में यही चीज लिखा है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिज्म। ठीक, किस लिए, इनडायरेक्टली करता है, यानी कि यहां पे याद रखिएगा, इनडायरेक्टली किया जाता है, डायरेक्टली नहीं किया जाता है, टू ब्रेक डाउन द सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। ठीक, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, इन सबको जो है एक तरीके से इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करेगा। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि एकदम से पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन जो है एंजाइम्स भी होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं, उन सब के प्रोडक्शन में भी कहीं कहीं ऑक्सीजन मदद कर सकता है, तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इसके ब्रेकडाउन के लिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी यहाँ पे देखिए कि पूरा कैटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रहा है, ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है उसमें CO2 जो है बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, और इसको हमें बॉडी से कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली बॉडी में लेना पड़ेगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर निकल रहा, विच इज कॉल्ड एज
ब्रीथिंग, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन का हिस्सा कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ समझिएगा, रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग नहीं होता है, ठीक। रेस्पिरेशन में बहुत सारे और फर्दर स्टेप्स आते हैं। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप इज द ब्रीथिंग, यानी विच इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक। इसको दिमाग में रखिएगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का बॉडी में आना और एल्वियोलर CO2 यानी कि जबकि बॉडी में CO2 है उसका एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज होना, दिस इज ओनली कॉल्ड एज ब्रीथिंग। बट हमारे लंग्स के थ्रू जो है ब्लड में जाना, ब्लड से हमारे सेल तक पहुंचना, सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होना, उसके बाद उसका जस्ट अपोजिट सारी चीजें वापस से रिवर्ट बैक हो रही है, CO2 को लेके आ रहा है, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का एक कॉमन सा हिस्सा है, क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रीथिंग है, ठीक। बाकी की चीजें आप दिमाग में रखिएगा। तो चेस्ट में अगर आप जो है हाथ रखेंगे तो यू विल फील योर चेस्ट मूविंग अपवर्ड एंड जो अप एंड डाउन, ये क्या है, ब्रीथिंग ही कहलाता है। ये आपका क्या है, ह्यूमन लंग है। लंग्स की अगर हम बात करें तो ये एक वाइटल ऑर्गन है जो कि आपके रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस यानी गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है और आपके ब्रीथिंग में हेल्प करता है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। हमें मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में जो है ऑर्गेनिजम्स का अगर हम बात करें तो उसका इवोल्यूशन जो है सिंपलर से कॉम्प्लेक्स में हुआ, यानी कि सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन, देन उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था। यानी कि सबसे पहले बहुत सिंपलर ऑर्गेनिजम्स बने थे, ठीक। दैट इज लोअर इनवर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत लोअर एनिमल्स की बात में अगर करूँ तो, ठीक। लोअर इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, इनमें कैसा होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स जो है बॉडी है नहीं, बहुत सिंपलर बॉडी है, कुछ सेल्स के मिलके बने हुए हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स के मिलके बने हुए हैं, ठीक। विच इज, क्योंकि इसी कारण से क्या कर सकते हैं ये लोग, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन को या तो ब्रीथिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें एग्जांपल क्या है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म और इनवर्टिब्रेट है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। इसमें एग्जांपल कौन हो गए, स्पॉन्जस यानी पोरीफेरा की बात हो रही है, सिलेंट्रेटा यानी कि अगर हम बात करें इसमें हाइड्रा वगैरह हो गए, ठीक, एप्लाइसिया वगैरह हो गए, फाइसीलिया हो गए, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने मिलेगी, ठीक। फ्लैट वॉर्म की अगर हम बात करें तो फ्लैट वॉर्म प्लेटीहेलमिन्थिस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ प्लेटीहेलमिन्थिस दिमाग में रखिएगा। कुटेनियस रेस्पिरेशन जो कि स्किन के थ्रू कर सकते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू कर सकते हैं। अर्थवॉर्म इसमें आते हैं, ठीक, जो कि इनवर्टिब्रेट्स में है, और कुछ वर्टिब्रेट्स भी इसमें आते हैं जो कि कुटेनियस रेस्पिरेशन कर सकते हैं। कुटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो स्किन के थ्रू यानी कि अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक। उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा जो है मॉइस्ट होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, मॉइस्ट होती है, नमीदार होती है, और अपने स्किन के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज को कर सकते हैं। तो इसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जैसे हम अर्थवॉर्म की बात करें इनवर्टिब्रेटा के, और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट से फ्रॉग्स भी आपको देखने मिले, यानी दोनों तरीके के जो है सिंपलर भी और कॉम्प्लेक्स भी, दोनों भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को कर सकते हैं। ट्रैकियल रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें ट्रैकियल ट्यूब्स देखने मिलते हैं, ठीक। ट्रैकियल ट्यूब्स इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं, ये भी किस में आता है, आपका इनवर्टिब्रेटा में आता है, ठीक। इंसेक्ट्स में आपको ट्रैकियल ट्यूब्स यानी धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक। पहले सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफ्यूजन, फिर उसके बाद स्किन के थ्रू हुआ, फिर उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब डेवलप हो रहे हैं, अब धीरे धीरे जो है रेस्पिरेटरी के ऑर्गन्स जो है कॉम्प्लेक्स होना चालू होंगे। जैसे सबसे पहले वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द गिल्स। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है यानी कि इसके पास जो है ब्लड की सप्लाई भी है, और एक बड़ा अच्छा खासा स्ट्रक्चर है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करता है। और ये कौन कौन करते हैं, एक्वेटिक पानी में रहने वाले जीव यानी एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्कास की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और उसमें बुक लंग, बुक गिल्स, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक। ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, और कुछ वर्टिब्रेटा भी जो होते हैं फिश के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक। याद रखिएगा कुछ फिशेस क्या, कुछ वर्टिब्रेट जो कि फिशेस, मेनली फिशेस किससे रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक। इनमें किसी में ओपर्कुलम यानी गिल कवर होता है, किसी में गिल कवर नहीं होता। पल्मोनरी रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, दैट इज वेस्कुलराइज्ड बैग आपको देखने मिलेगा विच इज अ लंग्स। और ये जो है कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स में आपको देखने मिलेगा विच इज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड
मैमल्स। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, इकाइनोडर्माटास की अगर हम बात करें तो इनमें आपको ट्यूब फीट देखने मिलता है। जैसे मैं बात करूँ इकाइनोडर्माटा में कौन आता है, इकाइनोडर्माटा में यूजुअली कौन आते हैं, स्टार फिश आते हैं। ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा। स्टार फिश एस्टेरियस इसकी बात करें तो इनमें स्टार फिश का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा आपको स्टार फिश देखने मिलेगा। अगर हम इनकी एक बॉडी की बात करें तो बॉडी में नीचे की तरफ क्या होता है, ऐसे ट्यूब फिट होते हैं, ऐसे ऐसे ये क्या होता है, ट्यूब फिट। इसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू ये लोग जो है रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये अकेले रेस्पिरेटरी जो है पेंडेजेस स्ट्रक्चर नहीं है, इसके थ्रू ये जो है लोकोमोशन भी करते हैं और एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं, यानी कि तीनों फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनका ट्यूब फिट इकाइनोडर्माटा में। ठीक, जो कि ये भी क्या है, एक तरीके का इनवर्टिब्रेटा का पार्ट है। इनवर्टिब्रेटा के स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वही सारी चीज़ें जो अभी पीछे लिखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब बारी आती है स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप कि बाहर से ऑक्सीजन का आना, क्योंकि हमें सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना, तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम लोग ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आए। कहाँ से लेके आएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग लेते हैं, विच इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और इसी को क्या कहा जाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्योंकि हमारा लंग्स क्या कर रहा है, हमारा लंग्स ऑक्सीजन को ले रहा है और CO2 को बाहर छोड़ रहा है, यानी कि गैस को आने जाने में मदद कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन। और लंग्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, और इसी को ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रहा है और CO2 रिच एल्व्यूलर एयर, एल्व्यूलाई में जो CO2 वाली जो है ऑक्सीजन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ रिलीज आउट कर रहे हैं। ठीक, सेकेंड स्टेप जो है विच इज, जैसे पहला स्टेप यहीं पे हम देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर से क्या हुआ, ऑक्सीजन आया कहाँ पे, आपके लंग्स में, और लंग्स ने क्या किया, CO2 को बाहर निकाल दिया। ये पहला स्टेप है विच इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक, सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो अब ये लंग्स क्या करेगा, लंग्स अपने पास तो ऑक्सीजन को रखेगा नहीं, ठीक, और लंग्स के पास खुद के पास CO2 आ नहीं रहा है, कहीं से तो आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लंग्स और ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल सेल से CO2 लेके आ रहा होगा और लंग्स के पास बाहर से क्या आया हुआ है, ऑक्सीजन आया है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक, तो सेकेंड स्टेप क्या है, और ये किसके थ्रू होता है, एक फिनोमिना के थ्रू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और एक तरीके का गैसियस एक्सचेंज है, ये मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स का एक्सचेंज करता है एक तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, यानी कि अपने हायर कंसंट्रेशन, जो भी चीज हायर कंसंट्रेशन में होगी तो वो अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। जैसे लंग्स में ऑक्सीजन अगर भर रहा है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ठीक, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करेगा। सेम एज ब्लड वेसल में भी CO2 काफी ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन था तो CO2 कम है, तो CO2 कहाँ जाएगा, CO2 जाएगा आपका ब्लड वेसल से के लंग्स तक पहुंच जाएगा। ठीक, दिस इज द सेकेंड स्टेप, और ये कहां पे होता है, और इसके बीच में कौन सी, एल्वियुलर मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, एल्विलाई और ब्लड कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये, ठीक, ये एल्वियुलर मेम्ब्रेन है और ये आपके ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है। यहाँ CO2 ज्यादा है तो CO2 इधर चला जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, यहाँ CO2 ज्यादा है तो CO2 अपने हायर से लोअर की तरफ चला जाएगा। थर्ड स्टेप जो है कि ब्लड वेसल क्या कर रहा है, अभी तो वो लंग्स के पास है, पूरी बॉडी तक उसके पास ऑक्सीजन आ गया है, अब उसको पूरी बॉडी तक क्या करना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो ये क्या करेगा, अब ट्रांसपोर्ट करेगा गैस का, कि एक जगह से दूसरी जगह ब्लड लेके जाएगा किसको, ऑक्सीजन को, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। वेयर एज सेल के पास की अगर हम बात करें तो सेल के पास, जहां पे सेल में CO2 बना था, CO2 भेज दिया जाएगा कहाँ पे, ब्लड में, तो ब्लड भी उसको कहाँ तक लेके आएगा, लंग से बाहर निकालना, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, यानी कि ब्लड वेसल ही लेके जा रहा है ऑक्सीजन को, ब्लड वेसल ही लेके आ रहा है CO2 को, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा। जैसे ये ब्लड वेसल पहुंचेगा सेल तक, तो सेल में बाहर से क्या है, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है और अंदर ऑक्सीजन का यूज होकर हम CO2 बना चुके हैं, तो सेल के अंदर CO2 ज्यादा है, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, और CO2 कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर। तो ये भी क्या है तरीके का, यहां पर भी क्या हुआ, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ विच इज डिफ्यूजन। ठीक, ये ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, चौथा स्टेप है। पांचवा, जैसे ऑक्सीजन पहुंचा सेल के पास, जैसे ही सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचा तो सेल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, ATP और CO2 को बनाएगा। ठीक, यहां पांचों स्टेप देख लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ठीक, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और लास्ट में क्या होगा, देखो ऑक्सीजन और CO2 यूटिलाइज कर रहा है कौन, ब्लड टिश्यू यूटिलाइज कर रहा है, और बाद में ऑक्सीजन जैसे सेल के पास पहुंचेगा तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, और क्या करेगा, रिजल्ट क्या होगा कि CO2 का लिबरेशन आपको देखने मिलेगा, CO2 बाहर की तरफ रिलीज होगा। ठीक, अब बारी आती है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने के बारे में। ठीक, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये बढ़िया सा अच्छा सा डायग्राम आपको देखने मिल रहा है। अब ऐसा समझिएगा, ठीक, यहाँ पे आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, अगर आपके जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं रेस्पिरेटरी पार्ट्स के, तो उसमें आपको दो हिस्सों में इसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम का लोअर ट्रैक्ट यानी अंदर वाले ट्रैक्ट। स्टार्ट कहाँ से होता है उसका सीक्वेंस आप याद रखिएगा कि स्टार्ट यहीं से होता है कि आपके नोस्ट्रिल यानी कि नोज से ये स्टार्ट होता है और आपके लंग्स के एल्वेलाई पे जाके ये एंड करता है। ठीक, तो स्टार्टिंग के जितने पोर्शन होंगे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाएंगे और कुछ पोर्शन नीचे के जो होंगे, लास्ट के जो होंगे, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है कहलाएंगे। तो यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में यहाँ मैं लिख दिया हूँ और यहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बना हुआ है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है, यानी कि नोज से लेके आपके पूरे के पूरे अगर हम बात करें तो ये लैनिक्स वाला हिस्सा क्या है, लैनिक्स यानी कि जो वॉइस बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, यहां तक के पार्ट को क्या कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है, URT। ठीक, और उसके बाद के जितने पार्ट हैं यानी कि ट्रैकिया से लेके कौन सा हिस्सा, एल्वियोलर सैक, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। LRT, URT ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। जब भी कोई डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मेंशन करता है जो आपको नहीं मालूम, पर वो बताएगा। अगर आपको नॉर्मल जुकाम है यानी राइनाइटिस हुआ है, नाक में सिप हुआ है, नाक में इन्फेक्शन हुआ है, जुकाम है आपको, पर आपके जो है लोअर रेस्पिरेटरी में नहीं है, तो वो सबसे पहले डायग्नोसिस में अगर पर्चा बनाएगा तो यही लिखेगा, पर्चा बनाते समय लिखेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है, या तो अगर नीचे की तरफ है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी कि यहाँ से ट्रैकिया से एल्वेलाई तक अगर कुछ है यानी सीने भी जकड़ा हुआ है, ठीक, तो उसको कहा जाता है URTI, तो है ये नाक भी बंद है और सीना भी जकड़ा हुआ है तो LRTI भी कहा जाएगा, पूरा का पूरा इन्फेक्शन है दोनों में। ठीक, इसके अलावा अगर लंग्स की अगर हम बात करें तो एक्सरे अगर निकालना है, आपके लंग्स में कोई दिक्कत है, ठीक, तो यहाँ बोलता है CXR यानी कि चेस्ट एक्सरे करा रहा है, किसका, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू चाहिए। ठीक, सॉरी पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू, PAP कुछ भी कह सकता है, आगे से पीछे की तरफ एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू यानी कि आगे से आप जो है एक्सरे लीजिएगा, पीछे तक का व्यू होना चाहिए, एंटीरियो पोस्टीरियर, या तो पोस्टीरियो एंटीरियर कहता है, यानी पीछे से अगर आप एक्सरे निकालेंगे तो सामने तक का व्यू आना चाहिए। तो जो है ये सारे डायग्नोसिस लिखता है। इसके अलावा PFT लिखता है। ठीक, PFT कहता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कि आपके लंग्स की पूरी जो है कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स पता चल जाए कि आपका लंग्स कितना जो है उसकी कैपेसिटी है और कितने अच्छे से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, PFT इट इज कॉल्ड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो ये सारे डायग्नोसिस याद रखिएगा। इसमें URT और LRT के बारे में दिमाग में रखिएगा कि URT का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और URT का मतलब होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें नोज से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, आपके पूरा लंग्स, और लंग्स में सबसे बेसल पार्ट आपको क्या देखने मिले, लंग्स के नीचे जो पार्ट आपको देखने मिल रहा है विच इज डायाफ्राग्म। ये क्या है, डायाफ्राग्म है। ठीक, डायाफ्राग्म जो होता है इसके बारे में एक चीज दिमाग में रखिएगा, ये सेपरेट करता है किसको, ये सेपरेट करता है थॉरैक्स को, किससे, एब्डोमेन से। ठीक, एब्डोमेन से सेपरेट करता है, ये काम की चीज़ है। डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, कहाँ से आता है, नोज हो गया, नोज के बाद नेजल कैविटी, फिर माउथ ओपनिंग देखते हैं, फेनिक्स हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, लैनिक्स हो गया। ठीक, लंग्स की बात करो तो उसकी प्लूरल मेम्ब्रेन, ट्रैकिया आपको देखने मिलेगा, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आपको देखने मिलेंगे। तो ये सारे पार्ट्स जो है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने मिलेंगे। अब बारी आती है पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, नोस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे आके एंड हो रहा है, कहाँ पे आके एंड हो रहा है, एल्वियोलर सैक में आके एंड हो रहा है। सबसे पहले नोस्ट्रिल की अगर हम बात करें
तो यहाँ से ही जो है ऑक्सीजन जो होती है आपके बॉडी के अंदर जाना चालू होती है। और अगर इसमें हम देखें तो नोज के बाद क्या स्टार्ट होता है, नेजल पैसेज। ठीक, जैसे मैं अगर ये नोज बनाता हूँ तो ये नोस्ट्रिल वाला हिस्सा है और यहाँ से जो जाता है वो होता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद एक चैम्बर आता है, उसको हम लोग कहते हैं नेजल चैम्बर। ठीक, क्या कहा जाता है, नेजल चैम्बर। तो नोस्ट्रिल, उसके बाद नेजल पैसेज। नेजल पैसेज की अगर हम बात करें तो नेजल पैसेज के अंदर पूरा जो गैपिंग है उसमें क्या होती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, नेजल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये नेजल मेम्ब्रेन में काफ़ी सारे हेयर्स होते हैं। ये हेयर का काम क्या होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यानी जो भी गर्म हवा है उसको नॉर्मल टेम्परेचर में कर देंगे। यूजुअली जो है ह्यूमिडिफाई करते हैं, ठंडा करने में ही मदद करते हैं। बहुत हीट एयर जो होती है बॉडी के अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और एयर को साफ भी करता है। ठीक, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको अंदर जाने नहीं देगा, और अगर अंदर नहीं जाने देगा, वहीं पे रोक ले रहा है, तो उसके बाद वो जो इम्प्योरिटीज है वो स्टिक हो जाती हैं किसके, नेजल म्यूकोसा के थ्रू जो है रिलीज किए जाने वाले म्यूकस के ऊपर। यानी कि जो नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज में हेयर्स भी पाए जाते हैं, और नेजल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो नेजल म्यूकोसा को भी रिलीज करता है, जो कि एक तरीके का म्यूकस है, चिपचिपा लिक्विड है, जिसमें क्या होता है, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। अब बारी आती है नेजल चैम्बर की। मैंने बताया था नेजल पैसेज के बाद क्या आता है, नेजल चैम्बर आता है। इस नेजल चैम्बर में क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं, जो कि कितने होते हैं, जो है 2 होते हैं। और ऑल्फैक्टरी बल्ब में ही क्या पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि आपको सूंघने में, स्मेल करने में मदद करता है। ये नेजल चैम्बर में होते हैं। ठीक, जब भी कोई भी एयर जो है अंदर आती है तो नेजल चैम्बर में ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होते हैं वो उसको रिसीव करते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसको पूरा तरीके से कहाँ लेके जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है, और वहीं पे स्मेल का सेंसेशन आपको देखने मिलेगा। उसको पता लगेगा कि भाई किस चीज़ का स्मेल है, अच्छी बुरी कोई भी। ठीक, फेनिक्स की बात करें तो नेजल चैम्बर में फेनिक्स स्टार्ट होता है। फेनिक्स के जो है 3 पार्ट है। एक फेनिक्स एक तरीके का फनल शेप स्ट्रक्चर है, जो कि नोज को जो है लेके जाता है, नोज वाले चैम्बर को, यानी नेजल ऐसा पार्ट जो कि नेजल कैविटी से कनेक्टेड होगा फेनिक्स का, उसको नेजोफेनिक्स कहेंगे। ठीक, नोज नेजल चैम्बर से कनेक्टेड है ये। ठीक, आपके माउथ से कनेक्टेड वाले फेनिक्स को क्या कहा जाएगा, ओरोफेनिक्स कहा जाएगा। और लैरिंगोफेनिक्स क्या करता है, यही नेजोफेनिक्स ओरोफेनिक्स को लैरिंक्स और ओसोफेगस के आसपास ले जाने में मदद करता है। तो हमें बस यहाँ देखना है कि नेजोफेनिक्स और लैरिंगोफेनिक्स, नेजोफेनिक्स लैरिंगोफेनिक्स को जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे लैरिंगोफेनिक्स जो होता है, जो लैरिंक्स का हिस्सा है, ठीक, लैरिंगोफेनिक्स की अगर हम बात करें तो ये लैरिंगोफेनिक्स अगर हम बात करते हैं, देखो ये आपका क्या हो गया, नेजोफेनिक्स, ये आपका हो गया ओरोफेनिक्स, और दिस इज योर लैरिंगोफेनिक्स। तो लैरिंगोफेनिक्स कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो जो है ग्लॉटिस वाले हिस्से में कनेक्ट कर रहा है। ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ठीक, अगर हम बात करें ग्लॉटिस की, तो मैंने बोला कि ये, सपोज मैंने बोल दिया कि ये ग्लॉटिस है। ठीक, ये ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस वाला हिस्सा है, और इसके ऊपर क्या होती है, एक एपीग्लॉटिस, यानी कि इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जैसा हिस्सा होता है, जो कि फूड आता है, जब मान लीजिए ऐसे करके है, जब फूड आएगा तो फूड को वो क्या करता है, फूड के जो है आने के कारण वो पूरा का पूरा फ्लैप जो होता है एपीग्लॉटिस बंद हो जाता है, जिससे ग्लॉटिस को वो कवर कर लेगा, और फूड आपके विंड पाइप में ना जाके कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में। ठीक, ये तरीके से जो है फूड का अनवांटेड एंट्री विंड पाइप में होने से बचाता है। चलिए, लैरिंगोफेनिक्स, लैरिंगोफेनिक्स के बाद क्या हो गया, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस की बात करें तो उसके बाद ग्लॉटिस जो कवरिंग है, उसके बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद क्या आता है, लैरिंक्स वाला हिस्सा आता है। लैरिंक्स की अगर हम बात करें तो लैरिंक्स क्या है, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं, ये कार्टिलेज की बनी होती है, यानी याद रखिएगा एपिग्लॉटिस भी कार्टिलेज की बनी है, और साउंड बॉक्स जो लैरिंक्स है ये भी किसका बना है, कार्टिलेज का बना है। और इसमें जब हवा जब इसमें भरती है तो वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन आपको होता हुआ दिखाई देगा। ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो लैरिंक्स के बाद जस्ट स्टार्ट क्या होता है, लैरिंक्स की अगर हम बात करें तो लैरिंक्स के बाद ये लैरिंक्स वाला हिस्सा है, लैरिंक्स के बाद जब स्टार्ट होने वाला हिस्सा कौन सा है, आपको ट्रैकिया देखने मिलेगा। ट्रैकिया एक्सटेंड होता है कहाँ तक, ट्रैकिया नीचे 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 तक आएगा, यहाँ तक आएगा, एक्सटेंड होगा, और ये जो पोर्शन आपको देखने मिल रहा है, ये अगर आप पीछे साइड से देखो, बैक साइड से देखो, तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, 7 क्रेनियल वाली हड्डी है, उसके बाद 12 थोरैसिक है, यानी पूरा जो रिब केज जो आपका अटैच्ड है वो पीछे 12 हड्डियों से कनेक्टेड। उसमें से 5th जो मिड यानी कि आपके चेस्ट की थोरैसिक कैविटी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की मिड, यानी 5th थोरैसिक वर्टिब्रे की अगर हम बात करें तो वहां पे आगे की तरफ
वहां से तो फिफ्थ हो गया, वहां से जैसे अब आगे की तरफ आओगे मतलब यहाँ के आसपास, तो ये क्या करता है वहीं तक एक्सटेंड होता है, उसके बाद फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होता है, उसके बाद ये बाइफर्केट कर जाए, बाइफर्केट मतलब दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है। ठीक, बाइफर्केट करेगा इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई में, जिसको क्या कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकस भी कहा जाता है, और इसको 1 डिग्री ब्रोंकाई यानी प्राइमरी ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं। ठीक, प्राइमरी के बाद किस में डिवाइड होगा, फर्दर ब्रांचिंग करेगा तो सेकेंडरी ब्रोंकाई ब्रोंकस में, और उसके बाद टर्जरी के बाद जो है 4 डिग्री की बात करें तो क्वाटरनरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल हो गया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो गया, डिवीजन यानी कि ब्रांचिंग होती चली जा रही है, इनिशियल ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगा, देन उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा एल्वियोलर डक्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा एल्वियोलर डक्ट, और उसके बाद आ जाएगा एल्वियोलर सैक। ठीक, ये आपका एल्वियोलर सैक जो लास्ट पोर्शन है। ठीक, तो स्टार्ट कहाँ से होगा नोस्ट्रिल से, और एंड कहाँ पे होगा आपके एल्वियोलर सैक में आके एंड होगा। यहाँ एक चीज दिमाग में रखना है कि जो ट्रैकिया से स्टार्ट हो रहा है लैनिक्स के बाद जो ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, लैनिक्स के बाद जो ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, और ये इनिशियल ब्रोंक्यूल तक की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरे स्ट्रक्चर में क्या देखने मिलेगा, शी शेप्ड कार्टिलेज देखने मिलेगा। शी शेप यानी कि इनकम्प्लीट, यानी कि सेमी सर्कल के फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, सी शेप है यानी इनकम्प्लीट रिंग है, इनकम्प्लीट रिंग है। ठीक, और ये सेमी सर्कल है, क्या है सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल के फॉर्म में आधा ही है। ठीक, और ये क्या करता है प्रिवेंट ट्यूब फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी कि ऐसा समझिएगा कि पूरा अगर मसल का बना होगा, अगर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मसल का बना होगा और उसमें से हवा एक बार निकल गई तो पूरा का पूरा मसल क्या हो जाएगा, स्क्वीज कर जाएगा, एकदम दब जाएगा। अगर एकदम से वो स्क्वीज कर गया है, इसको समझिएगा, अगर एकदम से स्क्वीज कर गया है तो उसको खुलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, अब मान लीजिए खुला ही नहीं तो आपका पूरा लंग्स, पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसी समय कोलैप्स कर जाएगा। तो ये क्या करता है, सी शेप जो रिंग होते हैं वो पूरी तरीके से जो है इन ट्यूब्स को बंद नहीं होने देते हैं, ताकि जो है नॉर्मल हवा जो है एकदम से बंद नहीं होने देंगे, ताकि हवा आती जाती रहे, और पूरी तरीके से दबने से रोकते हैं इसको। चलिए, ये उसका डायग्राम है। ठीक, ट्रैकिया ये आपका क्या हो गया, ग्लॉटिस हो गया, ग्लॉटिस के बाद ये आपका क्या है वॉइस बॉक्स है, लैनिक्स वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट क्या है लैनिक्स का हिस्सा है। ठीक, और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजनस फ्लैप देखने मिल रही है जो कि एपिग्लॉटिस है। इसका फंक्शन क्या है, इट कवर्स द ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस को कवर करके रखता है। जब हम फूड को इंगल्फ करते हैं, खाने को निगलते हैं, फूड को निगलते हैं, तो ये फूड को जो है विंड पाइप में एंटर नहीं होने देता है, इसको याद रखिएगा। ट्रैकिया जब स्टार्ट हो रहा है, जो ट्रैकिया के बाद सबसे पहला जो है आपको अगर देखने मिलेगा, ये ब्रांचिंग जो है वो क्या है, प्राइमरी ब्रांचिंग है। प्राइमरी ब्रांचिंग के बारे में एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम के थ्रू मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, उसको देखिएगा। जो प्राइमरी ब्रांचिंग है तो एक क्या है, एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है। ठीक, अब बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये राइट वाला है, ये राइट वाला है, और ये क्या है लेफ्ट वाला है। दोनों के बारे में एक चीज समझिएगा, राइट वाले को मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है। ठीक, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। प्राइमरी ब्रोंकाई जो कि लंग्स के अंदर इंटर करने जा रही है, तो राइट वाली थोड़ी सी क्या होती है, चौड़ी होती है, थिक होती है, वेयर द लेफ्ट वाली थोड़ी सी क्या होती है, पतली होती है। वो ऐसे मूव कर, देखिए राइट वाली ऐसे सीधी जा रही है, अगर मान लीजिए ऐसे करके ट्रैकिया आया और ऐसे करके सीधी जा रही है, पर लेफ्ट वाली क्या करती है, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड नीचे की तरफ जाती है, और पतली भी काफी ज्यादा होती है। ठीक, तो ये ऐसे करके नीचे जाती है, ऐसे करके, और ये वाली सीधी जाती है, पर ये काफी ज्यादा मोटी होती है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक, इसके बाद फर्स्ट डिग्री के बाद प्राइमरी के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी ब्रोंकाई में जो है वो 3 ब्रांचिंग आपको देखने मिलते हैं, ये 3 आपको लोब दिखाई दे रहे हैं, और इसमें सेकेंडरी ब्रांचिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 देखने मिलते हैं। तो राइट वाले में यहाँ पे बना होगा, राइट लंग में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, और लेफ्ट वाले में कितने होते हैं, 2, यानी ब्रांचिंग क्या होती है वो 2, यहाँ पे 3 है, यानी प्राइमरी से 3 ब्रांचिंग होती है तो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है। और लेफ्ट वाले की अगर हम बात करें तो लेफ्ट वाले में 2 ब्रांचिंग होती है प्राइमरी वाले से, तो सेकेंडरी ब्रोंकाई ब्रोंकस और जो है 2 डिग्री ब्रोंकाई बनती है। उसके बाद उसमें फर्दर ब्रांचिंग तो 3 डिग्री, उसमें फर्दर ब्रांचिंग तो 4 डिग्री। उसके बाद स्टार्ट होता है इनिशियल ब्रोंक्यूल, और पतला होता चला जा रहा है, और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक आपको क्या देखने मिलेगा, सी शेप जो है कार्टिलेज आपको देखने मिलेगा। उसके बाद ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आते आते खत्म हो जाता है। देन इसके बाद एल्वियोलर डक्ट, देन इसके बाद एल्वियोलर
सैक। एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, यहाँ तक की चीज़ों जो है इनिशियल ब्रोंक्यूल तक की बात करें तो इनिशियल ब्रोंक्यूल तक की चीज़ों को हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या कहा जाता है? कंडक्टिंग पार्ट कहा जाता है, यानी कि ये एयर को सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट कर रहा है। वेयर एज ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पायरेटरी पार्ट। ठीक, जहाँ पे एक्चुअल रेस्पिरेशन हो रहा होगा, इस पूरे पोर्शन में एक्चुअल रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, एक्सचेंज यहीं पे होता है। ठीक, तो पूरे इससे बाकी के कंडक्टिंग पार्ट है और इधर वाले कितने हैं? रेस्पिरेटरी पार्ट है। अब बारी आती है लंग्स की। लंग्स का ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये कैसी ओरिजिन है? इंडोडर्मल ओरिजिन है। ठीक, यानी कि इंडोडर्मल यानी जो थर्ड जर्माइनल लेयर है, हमें मालूम है कि जर्माइनल लेयर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक, एक्टोडर्म, देन उसके बाद एंडोडर्म, देन उसके बाद बीच वाली क्या होती है? मेसोडर्म होती है। और मेसोडर्म में कैविटीज होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिलोमिक कैविटी, जिसमें ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक, पर ओरिजिन की अगर हम बात करें तो लंग्स का ओरिजिन सबसे अंदर वाली लेयर बनाती है, दैट इज इंडोडर्मल ओरिजिन होती है। और ये जेस्टेशनल पीरियड के 4th वीक में बनना चालू हो जाता है आपका लंग्स। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, फीटल लंग्स जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, यानी कि 9 महीने तक वो बच्चा अगर माँ के पेट में है तो वो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू तो नहीं करेगा, यानी कि ब्रीथिंग वो नहीं कर पाता लंग्स के थ्रू। लंग्स पूरा का पूरा नॉन फंक्शनल होता है। वैक्यूम लंग होता है हमारा लंग। कैसा होता है? वैक्यूम लंग होता है, बाहर से हवा को खींचता है और अंदर से हवा को बाहर निकाल रहा है, तो वैक्यूम की तरह खींचा जाता है। और ये पूरे किस फिनोमिना पे डिपेंड करते हैं? ये फिनोमिना में डिपेंड करते हैं, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, एक वॉल्यूम का और एक प्रेशर का, जिस कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ पे ये डिपेंड होते हैं। बॉयल्स लॉ ये कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं अगर हम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जगह बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जगह बढ़ाने पे, वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर घटता है, और वॉल्यूम अगर कम करते चले जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? जो है इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, इस पे पूरा काम किया जाता है। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन जो है इसी फिनोमेना पे डिपेंड करता है। अब बारी आती है पूरे लंग्स की अगर हम बात करें, और इसमें एयर किसके थ्रू मूव करते हैं हमें मालूम है। प्रेशर अंदर कम है तो एयर कहाँ होगी? अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के अंदर हवा कम है, बाहर हवा ज़्यादा है, तो एयर कहाँ जाएगी? बाहर से अंदर की तरफ आएगी, विच इज कॉल्ड इनहेलेशन। अंदर मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया तो क्या होगा? हवा बढ़ जाएगी, एयर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से हायर से लोअर की तरफ, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी अंदर से बाहर एयर चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ठीक, लंग्स की अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा का मैंने रेड कलर का जो पोर्शन बनाया है वो अगर लंग्स है, तो लंग्स के ऊपर 2 लेयर आपको दिखाई देती है, ये व्हाइट कलर की 2 लेयर मैंने बनाई है। ठीक, सबसे बाहरी वाली लेयर जो होता है वो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाता है, यानी कि कवरिंग ऑफ लंग्स की अगर हम बात करें तो वो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। और उसमें जो बाहरी लेयर है, ये बाहरी लेयर जो है विच इज कॉल्ड एज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ठीक, क्या? आउटर प्लूरा। ठीक, और उसके बाद कहते हैं उसको आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके बाद अंदर वाले इसको हम लोग पैराइटल प्लूरा कहते हैं, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली जो आपको देखने मिल रही है विच इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। ठीक, तो आउटर वाले मेम्ब्रेन को हम लोग आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर वाले को हम लोग जो है पैराइटल प्लूरा कहते हैं, और उसको हम लोग विसरल प्लूरा कहते हैं। दोनों के बीच में एक जगह खाली है, येलो कलर से आपको देखने मिल रहा होगा, ये जो जगह खाली है। ठीक, ये जो पूरी स्पेस खाली है वो क्या है? प्लूरल कैविटी है, और उसमें एक येलो कलर से मैंने इसको जो है रिप्रेजेंट किया है, तो एक लिक्विड भरा हुआ विच इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, उसको क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी, और फ्लूइड जो भरा है उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक, एक चीज दिमाग में रखिएगा, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन आपके पूरे थोरैसिक लाइनिंग यानी ऊपर की तरफ की लाइनिंग से कनेक्टेड होता है, बाहर की तरफ की लाइनिंग से कनेक्टेड होता है थोरैसिक कैविटी के, और अंदर वाले को अगर आप ध्यान देखोगे तो ये डायरेक्ट लंग्स से कनेक्टेड है। ठीक, तो इन कांटेक्ट विद द लंग्स कौन सी है? अंदर वाली लेयर आपको देखने मिल रही है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। देख, ये आपका क्या है? लैनिक्स है, ये ग्लॉटिस है, फिर ये एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे जो कवरिंग है ये ग्लॉटिस है, ये लैनिक्स है। ट्रैकिया की बात करें, देखिए आपको रिंग्स देखने मिल रहे हैं ये। ठीक, फिर उसके बाद जो है ये प्राइमरी ब्रांचिंग है, उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रांचिंग है, उसके बाद ऐसे करके आपको फर्दर ब्रांचिंग पूरी देखने मिल रही है। और ये पूरा लंग्स है। लंग्स के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं याद रखिएगा। ठीक, प्राइमरी लंग्स से, प्राइमरी ब्रोंकाई से, प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर करता है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई का पूरा हिस्सा तो नहीं होगा,
करीबन इसका कितना हिस्सा होगा, हाफ पार्ट होगा कहीं ना कहीं। तो प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वेलाई तक की पूरा हिस्सा किसके अंदर आते हैं, आपके लंग्स के अंदर आते हैं। चलिए, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक, प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ठीक। ये कट एंड ऑफ रिब्स है, यानी कट किया गया तो वो तो इसका सेक्शन है, यानी कि सेक्शनल व्यू ऑफ लंग है, तो यानी कि वो कट किया गया है। लंग्स की बात करें तो ये पूरा आपको लंग्स देखने मिलता है। ये ब्रोंकस, आपको प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकस के बारे में लिखा हुआ है, और ये छोटे छोटे जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आपको देखने मिल रहे होंगे। तो ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपका, ये आपका डायफ्राम है विच इज अ डोम शेप। कैसा होता है, डोम शेप का होता है। चलिए, लंग्स के प्रोटेक्शन की बात करें तो लंग्स एक तरीके का एयर टाइट चैम्बर है। लंग्स क्या है, एयर टाइट चैम्बर है, एकदम से इसको पैक्ड किया जाता है। और इसमें पीछे की तरफ से बात करें डॉर्सली यानी कि बैक साइड से कौन इसको कवर कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी जो है पीछे की तरफ है, ठीक, रीढ़ की हड्डी जो भी है पीछे की तरफ, तो वो उसको कवर कर रही है। वो भी कौन सा है, थोरैसिक वर्टिब्री वाली T1 to T2। उसके बाद वेंट्रली यानी सामने से अगर हम बात करें तो सामने से कौन है, एक बीच वाली हड्डी है विच इज कॉल्ड स्टर्नम। इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम सामने वाली हड्डी। देन इसके बाद साइड से यानी लैटरली की अगर हम बात करें तो साइड से कौन इसको कवर कर रहा है, रिब्स, या इसको दिमाग में रखिएगा। और बेसल यानी नीचे की तरफ से डायफ्राम, इसको जो कि डोम शेप का होता है, उसको कवर करके रख रहा है। यानी बैक साइड की बात करें, पीछे साइड से रिब, ठीक, सामने की तरफ से बात करें तो पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ से स्टर्नम, साइड से रिब्स, ठीक, और नीचे की तरफ से डायफ्राम, ठीक, इसको कवर कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो चीज़ आपको देखने मिल रही है, ठीक, ये दो रिब्स आपको देखने मिल रहे हैं। इन दो रिब्स के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे की तरफ एक मसल, चलिए अभी मसल की बात करेंगे तो मसल में देख लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात हो रही है, एक एयर का या फिर ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर निकलना, ठीक। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ आता है, शरीर के अंदर की तरफ आता है। एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें, इनहेलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आपके शरीर की एयर कहाँ चली जाती है, बाहर की तरफ जाती है, एल्वेलर एयर आउट होता है। ये सब किसके कारण होता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है। एक प्रेशर ग्रेडियंट, हमें मालूम है कि एयर ही है सब, एयर अपने हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है, यानी कि एयर में भी मूवमेंट के लिए ग्रेडियंट जरूरी होते हैं। और ये ग्रेडियंट किसके किसके थ्रू बनता है, एटमॉस्फेयर और आपके लंग्स के अंदर जो है थ्रू बनता है, जिसके थ्रू चीज़ें क्या करती हैं, एयर आगे जो है बाहर निकलती हैं तो अंदर आती हैं। इसमें मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। कोर मसल्स जो इन्वॉल्व है वो क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और तीसरी डायफ्राम। ये तीन मसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से। एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें तो मैंने बोला कि ये दो रिब्स आपको देखने मिल रही है, मैंने बोला कि ये दो रिब्स आपको देखने मिल रही है। इस रिब्स में आगे की तरफ जो मसल्स होगी इस दोनों को कनेक्ट करने वाली, ठीक, उसको कहा जाता है इंटरनल जो है। देखिए याद रखिएगा, इस सबसे पहली बात, इन दोनों के बीच में जो भी मसल होगी उसको दोनों के बीच में है तो इंटरकोस्टल मसल क्या कहा जाएगा, इंटरकोस्टल मसल कहा जाएगा। अब ये इंटरकोस्टल यानी दोनों के बीच में है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, पर ये इंटरकोस्टल मसल बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है उसको देखना है। अगर ये इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ हैं तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहलाएंगी, और अगर यही किधर तरफ है, शरीर के अंदर की तरफ है, बॉडी के अंदर की तरफ है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और इसके बाद डायफ्राम तो आपको मालूम ही है। एक्सटर्नल वाला क्या करता है, इनहेलेशन में मदद करता है, जो बाहर वाला होता है उसको आगे की तरफ खींचता है तो आप सांस लेते हैं, ठीक, इनहेलेशन होता है। और इंटरनल वाला किस में मदद करता है, एक्सहेलेशन में। कैसे करता है आगे चल के देखेंगे, ठीक। डायफ्राम इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों में मदद करते हैं। कुछ एडिशनल मसल्स भी होते हैं जो आपके शरीर में इनहेलेशन एक्सहेलेशन करा सकते हैं। दैट इज, पहला क्या है, जैसे हम एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ने की बात करें तो उसमें कौन कौन से एडिशनल मसल इन्वॉल्व होते हैं, एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल मतलब कि यहाँ की बात हो रही है, ठीक, आपके स्टमक यानी कि आपके एब्डोमेन रीजन की बात हो रही है, स्टमक वाले पोर्शन की बात हो रही है। यहाँ के जो मसल्स होते हैं ये एक्सहेलेशन सांस छोड़ने में मदद करते हैं, ठीक। जैसे अगर आपको मालूम होगा कि जो कपाल भारती होती है इसमें ऐसे करके हवा, पेट को जब दबाया जाता है तो हवा बाहर निकलती है, तो ये क्या है, एडिशनल मसल है, ठीक।
जो कि इसमें मदद करते हैं। इसके अलावा एक मसाला और है जिसको क्वाड्रेटस लंबोरम, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख दिया है मैंने, इसको देख लीजिएगा बस एक बार। क्वाड्रेटस लंबोरम इनहेलेशन में आपका स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड हो गया और पेक्टोरिस माइनर जो होता है, ये दो मसल जो है एसेसरी मसल्स होते हैं जो कि इनहेलेशन में ठीक मदद करते हैं। एसेसरी मसल्स हैं, एक्स्ट्रा मसल्स हैं। अब दोनों को डायग्राम को देखिएगा। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, एयर अंदर की तरफ मूव कर रही है और आपका जो है ये पूरा पोर्शन क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो एयर कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ मूव कर रही है। ठीक, वेयर एज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एयर कहाँ की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ, और ये कहाँ पे आ रहा है, आपका अंदर की तरफ मूव करेगा। इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो इसमें एयर बाहर की तरफ जा रही है, इनहेलेशन में एयर अंदर की तरफ आ रही है। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनहेलेशन की। इनहेलेशन की अगर हम बात करें तो इनहेलेशन में आपको क्या देखने मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इनहेलेशन होता कैसे है, इनहेलेशन का प्रोसेस को ऐसा समझिएगा कि आप सांस ले रहे हो, लेने के दौरान अगर आप एक बार अपने से ट्राई करके देखोगे तो चेस्ट आपका क्या होता है, एक्सपैंड करता है, एक तरीके से थोड़ा सा जो है फूलता है जब सांस लिया जाता है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें दो मसल्स सबसे पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक स्टेप वाइज सारी चीज़ों को मैंने लिखा हुआ। सबसे पहले हमें मालूम है कि दो रिब जो है, मैंने बोला कि दो रिब है, एक उसके बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, एक उसके अंदर तरफ है। दोनों खींचने का कॉन्ट्रैक्शन, मसल का एक काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मसल खींचेगा, कौन सा खींचेगा, अगर मान लीजिए दोनों एक साथ खींच रहे हैं तो रिब्स तो एक ही जगह रहेगी, तो कोई अगर मुझे इनहेलेशन कराना है तो किसी एक को खींचना पड़ेगा, किसी एक को रिलैक्स होना पड़ेगा, किसी एक को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, किसी एक को रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इनहेलेशन करना तो हमें जो है चेस्ट की कैविटी को बढ़ाना है, तो उसके लिए जो बाहर वाली मसल होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाहर की तरफ, और अंदर वाला भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो लंग्स वही जगह रह जाएगा। तो बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है, अंदर वाला क्या होता है, रिलैक्स करता है। यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल रिलैक्स करेगा, एक्सटर्नल वाला क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी देखिए, इंटरनल इंटरकोस्टल रिलैक्स कर रहा है, एक्सटर्नल वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण रिब केज ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक, अपवर्ड और आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। जैसे बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका लंग्स है, अगर मैं बोल रहा हूँ लंग्स की बात करें तो ये लंग्स की अगर हम बात करें तो ये पीछे का हिस्सा है डॉर्सल, और ये कौन सा हिस्सा है, वेंट्रल। तो पीछे और आगे से जगह क्या हो रही है, डॉर्सल पीछे वाला हिस्सा, वेंट्रल आगे वाला हिस्सा। दोनों अगर रिब्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ, पहले ऐसे थे, अब आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो दोनों के बीच में यानी डॉर्सो वेंट्रल जो वॉल्यूम है, जगह है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके साथ साथ डॉर्सो वेंट्रल यानी कि ऐसे था तो ये फूल गया। यहाँ पे डायग्राम देखिए, लंग्स आपका जो है यही है, लंग्स एक्चुअल लंग है, ये डॉटेड यानी जो अभी बाद में बना है। ठीक, तो ये लंग्स क्या हो रहा है, लंग्स डॉर्सो और वेंट्रल की तरफ से क्या हो रहा है, आगे की तरफ जब रिब केज जा रहा है तो डॉर्सो वेंट्रल जो है इसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, देखिए ओवरऑल बढ़ जा रहा है। पहले ऐसे था, अब क्या हो गया, काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक, तो डॉर्सो वेंट्रल क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद डायफ्राम जो होता है वो भी नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम नॉर्मली कैसा होता है, ये ऐसा होता है। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दबेगा, दबने के बाद क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा। तो नीचे से भी जगह क्या हो गई, जो है पहले ऐसे थी, इतनी जगह थी, अब उसके बाद क्या हो गई, जब आपका डायफ्राम नीचे की तरफ हुआ तो जगह क्या हो गई, वापस से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब ये कौन सा हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा एंटीरियर, और ये कौन सा हिस्सा है, नीचे वाला पोस्टीरियर हिस्सा है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम भी क्या हो गया, इधर उधर से डॉर्सो वेंट्रल इंक्रीज हो रहा है, इधर से एंटीरियर और पोस्टीरियर इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल थोरैसिक कैविटी जो होती है, पूरी की पूरी अंदर की जो थोरैसिक कैविटी है वो बढ़ गई, साइड से भी और ऊपर नीचे से भी इंक्रीज कर गई। इंक्रीज होने के कारण जैसे इंक्रीज हुआ, हमें मालूम है बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एक तरीके से क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम जो है डिक्रीज, क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अंदर की तरफ कैसा प्रेशर हुआ, नेगेटिव प्रेशर अंदर की तरफ है। एयर हमेशा प्रेशर अंदर की तरफ कम है, एयर का प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ अंदर की तरफ एयर मूव करेगा। एयर कहाँ जाएगा, एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। यहाँ देखिएगा डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये वाला। ठीक, एंटीरियो पोस्टीरियर यानी कि पहले देखिए ये इतना था, देखिए ध्यान से, पहले
ये एंटीरियो पोस्टीरियर है, पर अब एंटीरियो पोस्टीरियर कितनी हो गई, देखो ये ज़्यादा हो गई कि नहीं जगह, पहले इतनी ही थी अब कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक, तो ये क्या है आपका इनहेलेशन है, एयर अंदर आ जा रहा है। और ये कैसा प्रोसेस है, एक तरीके का एक्टिव प्रोसेस है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, हवा कहाँ की तरफ हो रहा है, एयर इंटरिंग द लंग, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्टर्नम और रिब्स क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, रिब केज ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, और डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके कारण जो है एंटीरियो पोस्टीरियर जो है वॉल्यूम भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक्सहेलेशन की अगर हम बात करें तो एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट ऑफ इनहेलेशन इज द एक्सहेलेशन। जो जो चीज हो रहा था इनहेलेशन में उसका अपोजिट कर दो, एक्सहेलेशन हो जाएगा। जैसे अभी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सपैंड किया था, कॉन्ट्रैक्ट करके वो रिलैक्स कर जाएगा, अंदर वाला खींचने लगेगा। जैसे उसके कारण क्या होगा, जो है रिब्स अंदर की तरफ आएंगे तो डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो डायफ्राम फ्लैट हुआ तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, तो एंटीरियो पोस्टीरियर जगह पहले इतनी थी तो अब वापस अपने शेप में आ गया, तो एंटीरियो पोस्टीरियर भी क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जब एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुआ, जब एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने के कारण, इसको ध्यान से देखिएगा, डिक्रीज होने के कारण आपको क्या देखने मिलेगा कि प्रेशर जो होता है वो अंदर की तरफ बढ़ जाएगा। प्रेशर अगर अंदर की तरफ इंक्रीज करेगा तो एयर क्या होगा, प्रेशर यहाँ से ये कम हो गया, इधर से कम हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ वॉल्यूम जो है एयर का बढ़ता हुआ देखने मिलेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। एयर अंदर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर, बाहर निगेटिव प्रेशर, और बाहर से एयर कहाँ आएगी, जो है अंदर से एयर कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि अंदर वॉल्यूम जो हो गया पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया और प्रेशर इसके कारण क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर की तरफ। ठीक, तो ये जस्ट अपोजिट है किसका, इनहेलेशन का, एक्सहेलेशन। अब बारी आती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी पढ़ने के बारे में। अब बहुत ध्यान देखिएगा वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में एक चीज हम बहुत ध्यान से बता दूं मैं आप लोगों को। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक, वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल हमने क्या किया, इनहेलेशन किया और एक्सहेलेशन किया। इनहेलेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे बॉडी के अंदर गया है, ठीक, एक्सहेलेशन के दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने बॉडी के बाहर रिलीज किया है। इसके साथ साथ अगर मुझे एक्स्ट्रा सांस लेना है तो उसमें हम लोग एडिशनल कितनी हवा, नॉर्मल सांस के अलावा कितना एडिशनल एयर हम लोग अंदर ले रहे हैं। ठीक, अगर मुझे तेज से सांस छोड़ना है, एक्सहेलेशन करना है, तो नॉर्मल एयर के अलावा हम कितना एयर हम लोग बाहर रिलीज कर रहे हैं, दैट इज द वॉल्यूम। ये पूरी और पूरे अगर हमने सारी हवा बॉडी से बाहर निकाल देने की एक्सहेलेशन, तेजी से सांस छोड़ दिया, उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जा रहा है। ठीक, ये सब जो होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहलाता है। और इन सब को हम लोग, इन सब के मदद से क्या करते हैं, हम लोग अपने लंग्स की कैपेसिटी को बताते हैं कि हमारा लंग्स कितना कैपेबल है। ठीक, स्टोरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को कैसे कैसे स्टोर कर सकता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। सबसे पहले वॉल्यूम पढ़ लेते हैं कि वॉल्यूम क्या क्या है। सबसे पहले नॉर्मल ब्रीथिंग की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक, नॉर्मल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सहेलेशन कर रहे हैं, उस दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लिया जाएगा, दैट इज 500 ml। 500 ml हमने इनहेल किया, 500 ml हमने एक्सहेल किया। एक हेल्दी मैन की अगर हम बात करें तो उसका ब्रीथिंग रेट कितना होता है, एक नॉर्मल हेल्दी मैन की अगर हम बात करें, हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, तो हेल्दी इंडिविजुअल 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स क्या करता है, ब्रीथिंग करता है, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन करता है। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 मिनट में वो 12 से 16 बार कर रहा है, तो एक बार में 500 ml ले रहा है, तो टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट का, एक बार का तो 500 ml, 1 मिनट का कितना हुआ, यानी 500 × 12 कितना हो गया, 6000 ml, यानी 6 लीटर जो है वो उसका टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट का है। और अगर इसको 16 टाइम के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 8000 ml विच इज 8 लीटर, दिमाग में रखिएगा इसको। ठीक, 6 लीटर और 8 लीटर हो जाएगा। ठीक, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल हमने ब्रीथिंग किया। ठीक, नॉर्मल हमने क्या किया, एयर को ब्रीथ किया बॉडी के अंदर, टाइडल वॉल्यूम गया बॉडी के अंदर। ठीक, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम बॉडी के अंदर गया, पर मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना हम लोग भर सकते हैं अपने लंग्स में, तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा और तेजी से अगर हम सांस लेंगे, फोर्स्ड इंस्पिरेशन करेंगे, तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना एयर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, विच इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज
एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, वो कितना होता है 2500 ml टू 3000 ml, यानी 2.5 से 3 लीटर आपको देखने मिलेगा। सेकंड, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें ERV क्या होता है? ERV का मतलब होता है कि हमने नॉर्मली जो है एक्सहेल किया, पर उसके साथ साथ मैंने थोड़ा फोर्सफुली किया। तो अगर फोर्सफुली किया तो नॉर्मल वाला भी निकलेगा और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर भी बाहर निकलेगी। तो जो एक्स्ट्रा निकल रही है फोर्सिबल इंस्पिरेशन की, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन एक्सहेल बाय फोर्सिबल एक्सहेलेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितनी होती है 1000 से 1100 ml होती है। ठीक, रेसिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमने फोर्स्ड एक्सपीरेशन कर दिया, फिर भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है। यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, जब आप फोर्सिबल एक्सपीरेशन एंड तेजी सांस छोड़ दोगे फिर भी रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब होता है बचा कुचा जो रह गया है, ठीक, विच इज कॉल्ड 1000 ml टू जो है 1200 ml आपको देखने मिलेगा। और इन सब को ऐड करके हम लोग अपने लंग्स की कैपेसिटी पता कर सकते हैं। तो 3-4 कैपेसिटी हैं। ठीक, पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, नॉर्मल सांस छोड़ा, यानी टाइडल वॉल्यूम जो है हमने रिलीज कर दिया। टाइडल वॉल्यूम जो हमने निकाला और उसके बाद बोला कि इसके बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर ले सकते हैं, तो कितना ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम को वापस से ले सकते हैं, यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन, साथ ही साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो ले सकते हैं ना, एक्स्ट्रा भी तो सांस ले सकते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी, यानी कितना हम इंस्पायरेशन कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम भी कर सकते हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कितना हम, अगर मैंने बोला कि नॉर्मल मैंने सांस भरा तो टीवी हमने अंदर लिया, अब बोला जा रहा है कि कितना तेजी से आप कितना अमाउंट ऑफ एयर आप बाहर रिलीज कर सकते हो, दैट इज टीवी तो बाहर निकालोगे ही निकालोगे। ठीक, साथ ही साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकालोगे, यानी कि टीवी आपने एक्सहेल किया पर साथ ही साथ ERV भी आपने एक्सहेल किया, जिसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल की बात करें तो अगर आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सहेल, नॉर्मल अगर आपने सांस छोड़ा है तो आपने तेजी से तो सांस रिलीज किया नहीं, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके लंग्स में रह गया है। साथ ही साथ रेसिडुअल वॉल्यूम भी आपके लंग्स में ही रह गया, यानी कि विच इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आपने तेजी से सांस छोड़ दिया तो आपने क्या किया, टीवी और ERV दोनों बाहर निकाल दिया, और कितना अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर ले सकते हो, तो यानी कि आप टीवी तो वापस लोगे ही लोगे, ERV भी आप वापस से लोगे, और साथ ही साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी साथ में ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। और इन सब को लेने के बाद सब बॉडी में एक और चीज़ है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को मिला के क्या कहा जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। ये आपका है, ठीक, इसका एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, कि ये आपका क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम है, और टाइडल वॉल्यूम में यानी कि इनहेलेशन की बात हो रही है, पर एक्स्ट्रा जब ले लिया जाएगा फोर्सफुली, ये वाला पार्ट विच इज कॉल्ड एज, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन इसके बाद हम नॉर्मली सांस ले रहे थे, यानी टाइडल वॉल्यूम को ले रहे थे, पर एक्स्ट्रा हमने सांस जो है एयर को एक्सहेल कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि जितना सांस हमने बाहर एक्स्ट्रा छोड़ दिया उसके बाद भी कुछ लंग्स में रह जाता है, वो बचा हुआ क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। और इन सब को जोड़ने के बाद देखिए जितने वॉल्यूम्स हैं सबको मैंने येलो से किया है, जितने भी कैपेसिटीज़ हैं उसको मैंने किससे किया है, एक तरीके से रेड से किया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो IRV और टीवी यानी दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, ERV और टीवी को मिला के क्या कहा जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, इसके अलावा ERV और RV दोनों को मिला के फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहा जाएगा। ठीक, कितने यानी IRV, टीवी और ERV इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और सब जो होता है सब को मिला के क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक, अब बारी आती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक, गैसेस एक्सचेंज में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, रहने दीजिए, नेक्स्ट पार्ट में ही इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के लिए अभी तक के लिए इतना बहुत है, आप लोग इतना पढ़ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट बेटा।